डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सीरीज वाइज मिलेगा, जिसमें आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके पेपर के दृष्टि से और कंपटीशन के पेपर की दृष्टि से जैसे UPPCL UPRVNL में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, कुल धारिता बताओ। 5 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, कुल धारिता बताओ। कुल धारिता बताओ। ऐसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन होते हैं पूछा जाता है आपका, और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल पे होता है। तो इसको बस थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेंगे तो इस चैप्टर से बनने वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पहला देखिए 5 माइक्रोफैरेड से कम, दूसरा 15 माइक्रोफैरेड, तीसरा ऑप्शन दिया है 10 माइक्रोफैरेड, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संधारित्र क्या होता है। संधारित्र जैसे संधारित्र आपका रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन होता है, वैसे हम संधारित्र या कैपेसिटर को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो संधारित्र का जब हम श्रेणी क्रम देखते हैं, जब संधारित्र को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका जो टोटल CT होता है या टोटल कैपेसिटेंस होता है, उसका फार्मूला होता है 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन अगर यही आपका पैरेलल में जुड़ेगा तो पैरेलल में होने की वजह से जो फार्मूला होता है वह रेजिस्टेंस का ठीक विपरीत होता है। पैरेलल में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 के बराबर। इसको ध्यान रखिएगा। रजिस्टर और कैपेसिटर में दोनों में एक दूसरे के विपरीत फार्मूला लगता है। अगर रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है और कैपेसिटर हमारा अगर सीरीज में है तो जो सीरीज का कैपेसिटर के सीरीज का फार्मूला होगा वो रेजिस्टेंस के पैरेलल का लगेगा। अगर कैपेसिटर हमारा पैरेलल में है तो वह रेजिस्टेंस के सीरीज का फार्मूला लगेगा। तो CT इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 कितना है 5 माइक्रोफैरेड और C2 कितना है 10 माइक्रोफैरेड। दोनों को जोड़ देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 15 माइक्रोफैरेड, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप 1 मिनट में आसानी से इसको कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर होगा B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस समझ जाइए कि आपका UPPCL UPRVNL के पेपर के पहले रिवीजन हो रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देखते जाइए और अपने से इसका आंसर करते जाइए। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा यदि वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 गुना, सेकेंड ऑप्शन है 2 गुना, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित, और लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग का जो वीडियो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल पे आपको वीडियो दिया गया था, वीडियो बनाया गया था, उसमें काफ़ी चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित बताई गई थी। तो उसमें आपका कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में जो स्टोर एनर्जी था, दोनों का फार्मूला आपको बताया गया था। तो कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होता है उसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू, या कह सकते हैं इसको यहाँ से अगर हम Q को हटा दें, Q आवेश है, अगर स्टोर एनर्जी कैपेसिटर में बोलें तो U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर।
हाफ सी वी स्क्वायर। यही इंडक्टर में आपका होता है यू एल इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला है या इंडक्टर में स्टोर एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला है। तो इसको आप याद रखिए, कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होता है वह हाफ सी वी स्क्वायर होता है, जबकि इंडक्टर में स्टोर एनर्जी जो होता है वह हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए। तो यह आपका सी वी स्क्वायर है। अगर कब कर रहा है कि वोल्टेज को हम दोगुना कर दें, तो यह हाफ सी वी स्क्वायर हो गया। अब वोल्टेज को अगर हम दोगुना करेंगे तो 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2v स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका हाफ, 4 को हम आगे ले लें, सी वी स्क्वायर के बराबर। हाफ सी वी स्क्वायर किसके बराबर है? u के बराबर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू यू। तो स्टोर एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 गुना परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन था 4 गुना परिवर्तित होगा, सेकंड ऑप्शन है 2 गुना परिवर्तित होगा, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंडक्टर के केस में अगर आपसे पूछे कि अगर हम करंट के मान को डबल कर दें तो स्टोर एनर्जी क्या होगा, वो भी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। सब बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान बेसिक इलेक्ट्रिकल से जो क्वेश्चन आपके पेपर के दृष्टि से या कंपटीशन की दृष्टि से पूछा जाता है बहुत ही आसान होता है। उसमें आप थोड़ा सा जो पीछे की चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको अगर कंसंट्रेट करके माइंड मेकअप कर लें तो आप आसानी से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र लैम्डा समय में विसर्जन के पश्चात वोल्टेज क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टेज क्या होगा? ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है, कह रहा है कि 36.7% ऑफ Vm। सेकेंड ऑप्शन है, कह रहा है Vm कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका 63.3% ऑफ Vm और लास्ट ऑप्शन है, कह रहा है 0। लास्ट ऑप्शन है 0। तो देखिए संधारित्र का जब विसर्जन होता है, विसर्जन का मतलब होता है डिस्चार्जिंग। संधारित्र को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है, तो चार्जिंग संधारित्र के विसर्जन यानी डिस्चार्जिंग के समय वोल्टेज क्या होता है? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। यह होता है आपका 36.7% ऑफ Vm। Vm क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज का 36.7% होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, आपको याद रखना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो यह देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सेकेंड ऑप्शन है 1.6 × 10⁻+19 जूल। थर्ड ऑप्शन है आपका, कह रहा 1.5 × 10⁻⁻10 जूल और लास्ट ऑप्शन है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा? तो वह होगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसको ऐसे याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उतने जूल के बराबर उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 आवेशों के बीच की दूरी, 2 आवेशों के बीच बल 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है। यदि दूरी यानी आवेशों के बीच की दूरी, यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए
दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा, बल क्या होगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कह रहा है 100 न्यूटन, ऑप्शन सेकेंड है 25 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड है 25 जूल और ऑप्शन फोर्थ है 0। ठीक है, तो देखिए दो आवेशों के बीच का जो कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, अगर दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स लगेगा उसका फार्मूला होता है आपका F इज इक्वल टू, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कह सकते हैं। अगर समान आवेश है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा और असमान आवेश है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ Q1 क्या है, पहले चार्ज का आवेश, दूसरा है Q2 जो है वह दूसरे चार्ज का आवेश है, R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। मान लीजिए एक प्लस आवेश यहाँ है और एक माइनस आवेश यहाँ है, तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हमें पता है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो आवेशों के बीच देखिए बल 100 न्यूटन है, यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूरी दोगुनी कर दी जाए तो मान लीजिए पहले केस में F1 इज इक्वल टू दिस। अब सेकंड केस में क्या कर रहा है, F2 इज इक्वल टू, दूरी को हम दोगुना कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R के जगह 2R पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो R की जगह हम क्या पुट करेंगे 2R और R का स्क्वायर करेंगे तो यानी 2R का स्क्वायर या 4R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, यह दिया है 100 न्यूटन के बराबर, तो इतने मान के जगह पे यह जो मान है इतने मान के जगह पे हम रख सकते हैं क्या 100, तो यहाँ पे हम रखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो यह 25 न्यूटन आ जाएगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह होगा 25 न्यूटन। आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए 25 न्यूटन और 25 जूल दोनों है। तो यहाँ पे जो पहले हमारा 100 न्यूटन का बल था यह फोर्स है, यह बल है, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो 25 जूल और 25 न्यूटन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह हो जाएगा आपका 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक साइंस लेवल के कह सकते हैं कि जो कि आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि एक त्रिकला यानी 3 फेज, एक त्रिकला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई 50 हर्ट्ज सप्लाई का फेज से न्यूट्रल वोल्टेज, फेज से न्यूट्रल वोल्टेज कितना होगा, न्यूट्रल वोल्टेज कितना होगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है आपका कह रहा 220 वोल्ट, ऑप्शन सेकेंड है कह रहा 230 वोल्ट, ऑप्शन थर्ड है 440 वोल्ट और ऑप्शन फोर्थ है 150 वोल्ट। तो देखिए एक त्रिकला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई का फेज से न्यूट्रल वोल्टेज कितना होगा। तो यह जो 3 फेज वोल्टेज आपको दिया है यह आपका लाइन वोल्टेज है, VL इज इक्वल टू 400 वोल्ट है, यह लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, 3 फेज प्रणाली में 2 फेजों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। और 3 फेज प्रणाली में चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, एक फेज है एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज जो होता है वह फेज वोल्टेज होता है। तो देखिए सप्लाई का कह रहा है कि फेज से न्यूट्रल वोल्टेज बताइए, यानी हमें कौन सा वोल्टेज चाहिए, फेज वोल्टेज चाहिए। अब फेज वोल्टेज को हम VP से प्रदर्शित करते हैं और VL और VAP में जो संबंध होता है, VL बराबर होता है √3 VP।
ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया किस प्रकार का कनेक्शन है, तो हम इसको मान सकते हैं कि स्टार कनेक्शन है, क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हैं कि अगर यह डेल्टा कनेक्शन होता है तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होता है। आपको मालूम होगा कि डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होता है, लेकिन ऑप्शन आप देखेंगे कि चूंकि ये 400 वोल्ट है तो ऑप्शन कहीं भी किसी भी ऑप्शन में 400 वोल्ट वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 400 वोल्ट दे देता तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता कि स्टार कनेक्शन माने कि डेल्टा कनेक्शन माने। 400 वोल्ट ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको हम स्टार कनेक्शन लेके चलेंगे, और स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में संबंध होता है वह होता है VL बराबर 1/3 VP के बराबर। VL का मान आपको 400 वोल्ट दिया है तो VP अगर हम निकालेंगे तो VP बराबर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई √3 या 400 बटे 1.732 करेंगे तो यह लगभग 230 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि ट्रिकी है, आपको बेसिक्स से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा डीसी परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। डीसी परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन फर्स्ट देखें 0, ऑप्शन सेकेंड 1, ऑप्शन थर्ड अनंत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक को हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब पावर फैक्टर होता क्या है कि किसी भी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है जिसे फेज कोण कहते हैं, उस कोण का, उस फेज एंगल का कास वैल्यू पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि परिपथ किस प्रकार का है, डीसी परिपथ। डीसी परिपथ में हमें पता है कि जो वोल्टेज और करंट है दोनों सेम फेज में चलते हैं, दोनों के बीच जो फेज कोण होता है या फेज डिफरेंस होता है वह होता है हमारा 0 डिग्री। तो जो कास हम निकालेंगे वह कास 0 डिग्री का निकलेगा। अब कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि बच्चों के दिमाग में यह बातें नहीं रह पाती हैं पेपर के समय कि डीसी परिपथ में शक्ति गुणांक 1 कैसे होता है। तो शक्ति गुणांक इसलिए 1 होता है कि क्योंकि परिपथ हमारा डीसी है और डीसी परिपथ में वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, तो दोनों के बीच जो फेज कोण होगा वह 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने की वजह से कास 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किसकी चालकता सबसे उच्च है। निम्न में से किसकी चालकता उच्च है, किसकी चालकता उच्च है यानी अधिक है। तो यह भी आपका क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो ऑप्शन देखें, फर्स्ट है चांदी, सेकंड है तांबा, थर्ड है एल्युमिनियम और फोर्थ है लोहा। चालकता क्या होता है, चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं। चालकता और रेजिस्टेंस में जो संबंध होता है G = 1/R। चालकता का जो यूनिट होता है उसको महो कहते हैं या ओम इनवर्स कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए निम्न से किसकी चालकता उच्च होती है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो माना जाता है वह चांदी होता है, इसकी चालकता उच्च होती है। लेकिन चांदी का यूज हम कंडक्टर के रूप में इसलिए नहीं करते क्योंकि यह महंगा होता है, इसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तांबा, एल्युमिनियम, लोहा भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है वह चांदी होता है। और चांदी का उपयोग हम अपने परिपथ में नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जिसका एरिया बहुत ही लार्ज होता है, अगर इतने कंडक्टर का यूज हम चांदी के रूप में करेंगे तो कास्ट बहुत अधिक आएगा, और यह कास्ट कह सकते हैं कि आम जनमानस पर पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।